नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, जिसमें आर्टिकल 352, 356, 360। आर्टिकल जो 352, 356, 360 है, उसका प्रावधान जो है हमने भारतीय संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है आपातकालीन शक्तियों का, वो हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है। आज हम आर्टिकल 352 करेंगे, राष्ट्रीय आपात। देखो, जब ये राष्ट्रीय आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो भारतीय संविधान में रखी जा रही थी, तब भारतीय संविधान सभा के कुछ जो विद्वान थे, जिनमें केटी शाह, एम.बी. कामत, इन्होंने खूब विरोध किया कि ये जो हिस्सा है वो नहीं रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय आपात का जो ये सिस्टम है, ये हमारे भारतीय संविधान में नहीं रखा जाना चाहिए। अब जो केटी शाह थे, उन्होंने कहा कि ये जो उपबंध है वो लोकतंत्र के जो प्रतीक हैं, स्वतंत्रता, समानता, ये इनके लिए भी घातक है और नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए भी घातक है। वहीं एम.बी. कामत ने बोला कि ये जो उपबंध है, ये शर्म और दुख का दिन है आज, जब ये प्रावधान भारतीय संविधान में रखे जा रहे हैं और ईश्वर भारतीय लोकतंत्र यानी जनतंत्र की रक्षा करे। तो जो राष्ट्रीय आपात है आर्टिकल 352, वो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन तीन आधार पर लगाया जा सकता है। अगर मान लो हमारी किसी के साथ युद्ध की स्थिति हो जाए, हम भी इधर तैयारी करके बैठे हैं और उधर दूसरा देश भी तैयारी करके बैठा है, युद्ध की स्थिति है, तब राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है। अगर किसी ने हम पर अटैक कर दिया है तो भी राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है। अगर मान लो भारत या भारत के किसी हिस्से में सशस्त्र विद्रोह हो गया है, तब भी राष्ट्रीय आपात जो है वो घोषित किया जा सकता है। अब यहाँ एक चीज समझने वाली है, एक चीज जानने वाली है कि जब हमारा संविधान बना तब राष्ट्रीय आपात के अंदर जो तीन आधार थे, उसमें सशस्त्र विद्रोह नहीं था, इसमें था आंतरिक अशांति। इंदिरा गांधी ने 1975 में इसी के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लगाई, इसका मिसयूज हुआ। तब 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 यानी मोरारजी देसाई के टाइम आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रख दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो आंतरिक अशांति थी उसकी जगह कौन सा शब्द आया, सशस्त्र विद्रोह कब आया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये थे तीन आधार। अब राष्ट्रपति जो है इन तीन आधारों पर क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है, लेकिन उद्घोषणा वो स्वयं नहीं कर सकता। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर आपात की उद्घोषणा करता है। यह भी लिखित सलाह जो है यह भी इसलिए आई क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिपरिषद के परामर्श से 1975 में रात को राष्ट्रपति से इमरजेंसी की उद्घोषणा करवा दी थी। अब क्योंकि उसका मिसयूज हुआ तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि भविष्य में कभी भी इमरजेंसी तभी लगेगी जब लिखित सलाह होगी। किसकी? मंत्रिपरिषद की। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर क्या करेगा? इमरजेंसी लगाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारे जो आपातकालीन प्रावधान है, आपात उपबंध है, जो संविधान के भाग 18 में है और अनुच्छेद 352 से 360 तक क्या किया गया है? इन प्रावधानों को रखा गया है। तो पूरे भारत या भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जो 352 के तहत राष्ट्रीय आपात है वो पूरे भारत में या भारत के किसी हिस्से में भी लागू किया जा सकता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले क्या है? सिर्फ पूरे भारत में लागू किया जाता था। उसके बाद 38वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है उसे
न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की उद्घोषणा की गई है उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो अब आप देखें कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा तो क्या किया कि किसी भारत के पूरे हिस्से में या भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, एक तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, आर्टिकल 38 को के अंदर जो व्यवस्था की गई थी उसे समाप्त कर दिया गया। फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। तो कुछ व्यवस्थाएं जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई वो आप याद करेंगे, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब जो आपातकाल है उसके बारे में है कि आपातकाल की अवधि क्या रहेगी। तो राज्यसभा और लोकसभा यानी संसद के जो दोनों सदन हैं वो सदन के कुल सदस्यों के 50% और सदन में मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत यानी दोहरा बहुमत हो गया है, दोहरा बहुमत। अब ये दोहरे बहुमत के आधार पर क्या किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने एक बार तो कर दी, लेकिन उसे 1 महीने के बाद उस राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी स्वीकृति दोहरे बहुमत से जरूरी है। अगर मान लो संसद का कोई एक सदन उसको स्वीकृति नहीं देता है तो वो उद्घोषणा जो है समाप्त समझी जाएगी। अब जैसे दोनों सदनों ने अपने दोहरे बहुमत से राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को पास कर दिया है, स्वीकृत कर दिया है, उसका समर्थन कर दिया है, तो हर 6 महीने के बाद फिर दोबारा दोनों सदनों की दोहरा बहुमत की जो है स्वीकृति है वो जरूरी है। यह था राष्ट्रीय आपात लगाने का प्रावधान। अब उद्घोषणा की वापसी कैसे हो सकती है, केवल लोकसभा करती है, राज्यसभा का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। लोकसभा के 1/10 सदस्य विशेष बैठक बुलाकर अपने साधारण बहुमत से क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा अपने विशेष बहुमत से, दोहरे बहुमत से आपात की उद्घोषणा का समर्थन करते हैं और हर पहले 1 महीने के बाद राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का समर्थन कराना जरूरी, उसके बाद हर 6 महीने के बाद राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का समर्थन कराने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति जरूरी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लोकसभा का कार्यकाल, आपातकाल के दौरान जो है लोकसभा अपना कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन जैसे ही आपातकाल जो है उसकी समाप्ति की घोषणा होती है तो उसके 6 महीने तक ही इसका कार्यकाल बढ़ा हुआ रहता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह प्रावधान रख दिया कि जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्ष हो गया है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा पुनः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष किया गया। तो ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बढ़ाया गया। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा वापस 5 वर्ष कर दिया गया। तो आपातकाल में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का कार्यकाल। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, मगर आपातकाल के निलंबन की घोषणा के बाद 6 माह की अवधि तक ही जो है बढ़ा हुआ कार्यकाल रहेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट करते हैं। आपात उद्घोषणा का प्रभाव, पहला प्रभाव तो क्या होगा कि लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये प्रभाव। दूसरा है अनुच्छेद 353 के तहत केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है, और केंद्र जब राज्यों को निर्देश देगा तो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भी होगा और विधायी शक्ति का भी विस्तार होगा। तो संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकेगा। जैसे ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होगी, संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकेगा।
राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा तो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संसद जो है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 जो है वो अनुच्छेद 19 की सभी स्वतंत्रताएं जैसे ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होगी अपने आप ही जो है राष्ट्रीय आपात के अंदर अनुच्छेद 19 की जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं वो निलंबित हो जाएंगी। मगर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू काल में ही आपातकाल में 19 निलंबित होगा। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं वो निलंबित नहीं होंगी। अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359 जो है वो कहता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति एक उद्घोषणा के एक आदेश जारी करेगा जिसके हिसाब से राष्ट्रपति अन्य अधिकारों का क्या कर देगा, निलंबन कर देगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो है 26 अक्टूबर 1962 जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, ये जनवरी 1968 तक रही। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो पहला आपातकाल था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो नेहरू थे। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। तो बाह्य आक्रमण के आधार पर पहला आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को चीन के आक्रमण के बाद लगाया गया। और इस पहली आपातकाल जो है उसके अंदर 20 और 21 का भी निलंबन किया गया, जबकि 20 और 21 का निलंबन नहीं होता आर्टिकल 359 के तहत, लेकिन 20 और 21 का भी निलंबन किया गया। और ये कहा गया कि आपातकाल में फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। हालांकि इसी इमरजेंसी के अंदर 21 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। सितंबर 1965 तक युद्ध चला। ताशकंद समझौते के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, यानी इसी इमरजेंसी के अंदर। ये भी आप याद रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे। 3 दिसंबर 1971 को जब भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ तब दूसरी इमरजेंसी लगी, 30 मार्च 1977 तक रही। इस इमरजेंसी की एक खासियत है, इसमें 2 इमरजेंसियां थी। पीएम इंदिरा गांधी और प्रेसिडेंट जो थे वो भारत के वीवी गिरी थे। अब इस काल में जो दूसरी इमरजेंसी लगी वो 25 जून 1975 को लगी। 25 जून 1975 को इसलिए लगी क्योंकि जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी उनके चुनाव को लेकर कि उन्होंने चुनाव में धांधली की है। एक व्यक्ति ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें एक रिट दायर की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं उन्होंने चुनाव में भ्रष्टाचार किया है, इसलिए उनको 6 वर्ष तक वो चुनाव से प्रतिबंधित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में गई इंदिरा गांधी, लेकिन वहाँ छुट्टियाँ थी, इसलिए हाई कोर्ट में वापस आए और वहाँ स्टे लिया। स्टे लेने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात्रि को, क्योंकि राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, उनसे बात की और बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के आपातकाल की उद्घोषणा कर दी। उनको कहा कि सुबह होते ही मंत्रिपरिषद का जो सलाह है वो आपको दे दी जाएगी। इसी कारण से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, क्योंकि ये जो तीसरी इमरजेंसी थी ये आंतरिक अशांति के नाम पर लगाई गई थी। आंतरिक अशांति, ये जो इमरजेंसियां थी ये बाह्य आक्रमण के आधार पर थी। दोनों बाह्य आक्रमण ये आंतरिक अशांति के आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाई थी। इसीलिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक तो मंत्रिपरिषद का लिखित परामर्श होना चाहिए और आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रख दिया गया था। तो इस प्रकार जो है आपने आर्टिकल 352 को देखा कि किस प्रकार से 352 लगाया जा सकता है, भारत के हिस्से में या पूरे भारत में लगाया जा सकता है, इसके क्या प्रभाव रहेंगे, लोकसभा का कार्यकाल कितना तक समय तक बढ़ाया जा सकता है, फिर तीनों इमरजेंसी के अंदर हमारे कौन प्रधानमंत्री थे और कौन राष्ट्रपति थे,
ये इस वीडियो में बताए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 356 और 360 को देखेंगे। धन्यवाद।